आज हम आप लोगों को मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स चैप्टर से मार्किंग मीडिया नामक टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि वर्कशॉप के अंदर जब जॉब बनाए जाते हैं तो सबसे पहले हमको मार्किंग करने की आवश्यकता होती है और मार्किंग किन टूल्स के द्वारा किया जाता है वो है वर्नियर हाइट गेज और जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर की तुलना में वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग एक्यूरेसी में अच्छी होती है, लेकिन बात यह आती है कि मार्किंग हमको जिस जॉब पर करनी है उसकी सरफेस एक्यूरेट बनी है या नहीं। तो हम सबसे पहले फाइल और ट्राई स्क्वायर के द्वारा उसकी चारों संलग्न भुजाओं को 90 डिग्री में बना लेते हैं। इसके बाद उसकी एक सरफेस को फिनिश करके डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा या फिर ट्राई स्क्वायर के द्वारा हम चेक कर लेते हैं कि उसकी सरफेस एक्यूरेट बनी है या नहीं। जब हमारी सरफेस फिनिश हो जाती है, एक्यूरेट बन जाती है, तब हम उस पर मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन मार्किंग करने से पहले उस पर जॉब की धातु के अनुसार एक पदार्थ का लेप किया जाता है और उस पदार्थ का नाम है मार्किंग मीडिया। पदार्थ के अनुसार अलग अलग मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है और मार्किंग मीडिया लगाते समय ये ध्यान देना चाहिए कि वह कहीं मोटी तो नहीं लग रही है। हमेशा उसकी परत जो होती है एक समान और पतली होनी चाहिए यदि आपको एक्यूरेट या सही तरीके से मार्किंग करनी हो। तो अब आते हैं, ये हम देखते हैं कि मार्किंग मीडिया कितने प्रकार की होती है। इसमें नंबर 1 है, यहां पर नंबर 1 है ब्लैक बोर्ड का चाक। इसका नाम आप सभी लोग सुने होंगे कि ब्लैक बोर्ड का चाक क्या होता है। ब्लैक बोर्ड का चाक मतलब वही दुधिया होती है जिसके द्वारा आप सैमपट पर लिखते हो। तो इसका प्रयोग हम उस जॉब की सरफेस पे करते हैं जो जिस जॉब की धातु जो है कास्ट आयरन की होती है। कहने का मतलब कि कास्ट आयरन से बनी हुई धातु या कास्ट आयरन के जॉब पर हम ब्लैक बोर्ड के चाक का प्रयोग करते हैं। ब्लैक बोर्ड के चाक में पानी मिला देते हैं और पानी मिलाने के बाद ये ध्यान देते हैं कि उसमें 2-4 बूंद सल्फ्यूरिक एसिड मिला दी जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों मिलाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए मिलाया जाता है कि वो जो जाब होता है उस जाब की सरफेस पर जंग नहीं लगता है और उसकी सरफेस बहुत जल्दी सूख जाती है। सेकंड है तूतिया, जिसको हम कॉपर सल्फेट 4 से 5 लीटर पानी में कॉपर सल्फेट मिला दिया जाता है और कॉपर सल्फेट मिलाने के बाद वही काम यहां भी किया जाता है। इसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड को मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद तूतिया को भी जाब की सरफेस पर एक समान रूप से लगा दिया जाता है। लगाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वो मार्किंग मीडिया आपके हाथ में न लगे और एक समान उस जाब की सरफेस पर एक समान लगे। सेकेंड है ले आउट डाई।
ये एक प्रकार की स्याही होती है। इसको सरफेस पे लगाने के बाद हम देखते हैं कि जब उसकी सरफेस सूख जाती है तो इसका कलर जो होता है वो तांबे के समान दिखाई देने लगता है। जिस कलर का तांबा होता है उसी कलर का ये दिखाई देने लगता है, लेकिन थोड़ा से ये इन दोनों की तुलना में पॉइजन अधिक होता है इसमें, इसलिए इसको लगाते समय ये ध्यान देना चाहिए कि ये आपके हाथ वगैरह में न लगे। और ये भी एक ऐसी मार्किंग मीडिया है जो जाप पे लगाने के बाद सूख जाती है। जनरली इसका उपयोग उच्च पैमाने पर किया जाता है, कंपनी वगैरह में लगाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाइट कोटिंग। ये भी एक प्रकार का चाक ही होता है और इसको भी पानी में मिला करके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जाप की सरफेस पर लगा दिया जाता है। और लगाते समय यहां भी यह ध्यान देना चाहिए कि इसकी जो सतह होती है मार्किंग मीडिया की, जो जाप हमारा होता है उस पे मोटी ना लगे, क्योंकि अगर मोटी सतह लग जाती है इसकी तो मार्किंग आपकी सही नहीं होगी। जो गाइडलाइनें आप उस पर खींचेंगे वो गाइडलाइनें क्लियर नहीं दिखाई देंगी, आपको डल दिखाई देंगी, भद्दा दिखाई देंगी। इसलिए मार्किंग मीडिया का उपयोग जाप की सतह पे करते समय इन सब सारी बातों का ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है उपयोग की विधि। उपयोग की विधि तो नेक्स्ट है आपका उपयोग की विधि। मार्किंग मीडिया का प्रयोग हम किस विधि से करेंगे? इसका उपयोग करने से पहले जाब की सरफेस पर हम देख लेते हैं कि कहीं जंग तो नहीं न लगा है, या फिर उस पर पानी तो नहीं न है, या फिर तेल या धूल के कण इत्यादि नहीं लगे हैं। दूसरी विधि यह है कि हमने बताया इसके पहले कि उसके सरफेस पर जो मार्किंग मीडिया लगानी है वो मोटी न लगे, उसकी एक पतली सतह ही आपको लगानी है। इससे यह लाभ होगा कि जो गाइडलाइन बनेगी वो जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, आपका सही ढंग से मार्गदर्शन कर सकती है। मतलब मोटी रेखाएं नहीं खिंचाएंगी, चाहे आप वर्टिकल रेखा खींचे चाहे फिर आप हॉरिजॉन्टल रेखाएं खींचिए। और इसके बाद यह है कि मार्किंग मीडिया धातु, जो धातु हमारी है, धातु के अनुसार ही आपको चयन करना है। अगर कास्ट आयरन है तब वहां पे आपको ब्लैक बोर्ड के चाक का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर माइल्ड स्टील है तब वहां पे आपको लेआउट डाई का प्रयोग करना पड़ेगा, या व्हाइट कोटिंग का प्रयोग करना पड़ेगा, या फिर कॉपर सल्फेट का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मार्किंग आउट। मार्किंग आउट क्या होता है? जब आपने बना करके कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने के बाद उसकी सतह पर आपने मार्किंग मीडिया लगा दिया। मार्किंग मीडिया लगाने के बाद उसको अच्छी तरह से आप सुखा लिए। इसके बाद जो भी आपको जाप बनाना है, पहले से आपकी ड्राइंग प्रिपेयर होती है, तैयार होती है, तो जाप की ड्राइंग के अनुसार वर्नियर हाइट गेज या जैनी कैलिपर्स के द्वारा जो भी आप रेखाएं उस पर खींचते हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल रेखा हो या फिर वो वर्टिकल रेखाएं हो, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? मार्किंग आउट। फाइनली ऐसे समझ लीजिए कि जाब की सतह पर जो भी हम मार्किंग का काम करते हैं, वर्नियर हाइट गेज या डिवाइडर या फिर आप जैनी कैलिपर, जितने भी मार्किंग टूल्स हैं उनके द्वारा जो भी मार्किंग की क्रियाएं आप करते हैं वो क्या हो जाता है? आपका मार्किंग आउट। मार्किंग के उद्देश्य,
मार्किंग क्यों की जाती है? मार्किंग इसलिए की जाती है कि ये कारीगर या वर्कशॉप के अंदर जो भी वर्कर काम कर रहे हैं या इंजीनियर, सबका पथ प्रदर्शन करती है। मतलब कितनी लंबाई में, कितनी चौड़ाई में, कितनी मोटाई में, किस डायामीटर का हमको जॉब कंप्लीट करके तैयार करना है, उसके अनुसार हम उस पे क्या करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं। अगर मार्किंग ना करें तो हमको उस साइज में जॉब मिल नहीं पाएगा, जो साइज हमारी होगी वो डिस्टर्ब होगी, मतलब सही साइज में जॉब बन करके तैयार आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए मार्किंग जो होती है वो कारीगर का पथ प्रदर्शन करती है। दूसरी चीज ये है कि इससे एक लाभ ये होता है कि जो भी जॉब बनता है, जॉब के अनुसार जब आप रॉ मटेरियल का चयन करते हो तो रॉ मटेरियल की साइज आपके एक्चुअल जॉब की साइज से कुछ अधिक होती है। सरप्लस मेटल को अलग से हमको कितना काट के बाहर निकाल देना है, उसके लिए मार्किंग लाइनें हमको सहायता प्रदान करती हैं। ड्राइंग के अनुसार आप अपनी मार्किंग कर दिए, मार्किंग करने के बाद उसमें कुछ सरप्लस मेटल बचे होते हैं जिसको आप चीजल के द्वारा या फिर कटिंग टूल सेक्सटा के द्वारा या फाइल के द्वारा काट करके आप बाहर निकाल देते हो, तो वहां पर भी ये मार्किंग रेखाएं हमको काम आती हैं या हमारी सहायता करती हैं। इसलिए मार्किंग का हमको उद्देश्य पड़ता है। नेक्स्ट है लेआउट विधियां। मतलब जो रेखाएं खींची जाती हैं सरफेस पर, उसको हम लेआउट कहते हैं। लेकिन इसकी क्या विधियां हैं? तो अगर जॉब के सरफेस पर स्ट्रेट लाइनें खींचनी है आपको, तो स्टील फुट रूल, स्टील रूल के द्वारा या स्टील फुट रूल ले लीजिए या स्ट्रेट एज ले लीजिए। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसके द्वारा आप सीधी रेखाएं खींच सकते हैं। और उसके साथ आपको स्ट्रेट स्क्राइबर की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेखाएं जो आपके उपसतह पर खींच सकते हैं। दूसरा है यह लंब रूप लाइनें। लंब रूप लाइनें कैसे आप खींच सकते हैं, वर्टिकल रेखा कैसे खींच सकते हैं? ये रेखाएं किसी जॉब के सतह के वर्टिकल होती हैं। और इसके पहले टॉपिक्स में हम ट्राई स्क्वायर आपको बताए कि ट्राई स्क्वायर का स्टॉक जो होता है किसी जॉब की सतह से लग जाता है और ब्लेड जो होता है उसके द्वारा वर्टिकल रेखा खींचने का काम करता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर किसी जॉब की सतह पर लंब रूप या लंबवत रेखाएं या वर्टिकल रेखाएं खींचनी है तो ट्राई स्क्वायर और स्ट्रेट स्क्राइबर के द्वारा हम खींच सकते हैं। नेक्स्ट है मार्किंग की विधियां। नेक्स्ट है मार्किंग की विधियां। मार्किंग कितने विधियों के द्वारा की जाती है? जॉब हमारा दो तरह का होता है, या तो वो सीधा होगा या फिर कुछ टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो जो जॉब्स होते हैं हमारा, कभी कभी उसकी एक साइड हम एक्यूरेट बनाते हैं लेकिन फिर भी सही नहीं बन पाती है। जब उसको सरफेस प्लेट के ऊपर रखा जाता है उस स्थिति में उसका कुछ भाग अप होता है, कुछ भाग उसका डाउन होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, वर्नियर हाइट गेज के द्वारा एक सीधी रेखा जॉब के सरफेस पर खींच लेते हैं। और
जिसको हम एक आधार लाइनें मान लेते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल रेखा खींच लेते हैं और उसी दोनों रेखाओं के सहारे, दोनों रेखाओं के समानांतर जब हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेखाएं खींचते हैं, कहने का मतलब जितना आपके उसमें ड्राइंग में होगा उतनी रेखाएं जब आप खींच लेते हैं उन दोनों डाटम रेखाओं के सहारे, तब हम इस तरह की मार्किंग को क्या कहते हैं, डाटम लाइन विधि। लेकिन सेंट्रल लाइन विधि का प्रयोग कहां करते हैं? सेंट्रल लाइन विधि का प्रयोग वहां पर किया जाता है जब आपका जाप टेढ़ा मेढ़ा होता है। जब जाप टेढ़ा मेढ़ा होता है उस समय हमको उस जाप के लिए डाटम नहीं मिल पाता है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, उस टेढ़े मेढ़े जाप की डाटम लाइन खींच लेते हैं और उसी सेंट्रल लाइन खींच लेते हैं और उसी सेंट्रल लाइन के सहारे उसके ऊपर चाहे जितनी भी रेखाएं खींचनी है खींच लेते हैं और उसके नीचे आवश्यकता के अनुसार रेखाएं खींच करके हम अपनी मार्किंग को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर्स यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक्स अगली वीडियो में आपको अवेलेबल करा देंगे। धन्यवाद।